सज चुका उपचुनाव के जंग का मैदान। सेना भी तैयार, सेनापति भी होशियार। एक ही चाह, जीत किसी भी कीमत पर। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस किसी जंग से कम नहीं समझ रही है। यही वजह है कि सारी तैयारियों के साथ साथ दोनों ही दल जीत का कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं। पहले कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की बानगी देखिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ 4 सीटें बीजेपी बता दें जो जीतने वाली हैं। आप खुद जाके सर्वे कर लेना वहां। इस कॉन्फिडेंस की वजह कुछ भी हो सकती है। वो तैयारियां हो सकती है, वो अंदरूनी तौर पर किए गए सर्वे हो सकते हैं, या फिर वो जनता की नब्ज को भांपना भी हो सकता है। सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस को फिर से सत्ता हासिल करनी है और सत्ता में वापसी करना है तो पूरी 28 सीटें जीतनी होंगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल कम ना हो, शायद इस कॉन्फिडेंस की वजह यह भी हो सकती है। इधर बीजेपी की बात करें तो वो भी कम कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस जाहिर करने की बीजेपी के नेताओं के पास अच्छी खासी दलीलें हैं। और भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल जनता ने अपनी आंखों से देखा भी है, भुगता भी है, सहा भी है। जब कांग्रेस के जो मित्र थे वही घबरा गए वहाँ और पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे के आ गए, तो आमजन की तो कल्पना ही की जा सकती है। 250 सीटों पे जीतेंगे, कई सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस ने भी दावा किया उनके सर्वे में। तो कहेंगे ही ना, जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते ही, कहना पड़ता है। लेकिन हालात क्या है, स्थितियां क्या हैं? उनने तो उसको खो ही दिया। जो उनका कैंपेनर था वो तो ज्योतिरादित्य थे। ज्योतिरादित्य ही उनकी ज्योति थे। आज वो ज्योति बुझ गई, वहाँ हमारे यहाँ जल रही है वो ज्योति, और हम उस ज्योति को विशाल और व्यापक करेंगे। मेरे बहुत प्रिय हैं ज्योतिरादित्य जी। इस उपचुनाव के जरिए बीजेपी की कोशिश है सत्ता में बने रहना। हालांकि इसके लिए बीजेपी को केवल 10 सीटें ही जीतनी है, मगर बीजेपी की कोशिश केवल बहुमत के आंकड़े को छूना नहीं, बल्कि अच्छा खासा बहुमत हासिल करना है, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। यदि अच्छा खासा बहुमत जुटाना है तो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना जरूरी है, और शायद इसीलिए बीजेपी के नेता भी कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। किसका कॉन्फिडेंस उसे इस जंग में जीत दिलाएगा, ये जनता तय करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कॉन्फिडेंस का गेम। जिंदगी हो, खेल का मैदान हो, राजनीति का मैदान हो, ये कॉन्फिडेंस का ही खेल होता है। और जिसके पास कॉन्फिडेंस है कई बार वो हार के भी जीत जाता है। और यही वजह है कि चुनाव नज़दीक आता है या किसी खेल का कोई बहुत क्रूशियल फेज़ नज़दीक आता है, और अगर वो टीम गेम है तो उसका कैप्टन अपनी रैंक एंड फाइल को, अपने टीम के मेंबर्स को, और पॉलिटिकल पार्टी है तो अपने कार्यकर्ताओं को जोश और उत्साह से भरने के लिए बढ़ चढ़कर बातें वो शुरू करते हैं। कांग्रेस भी इसी लाइन को फॉलो कर रही है, ख़ासतौर पर कमलनाथ जब से सरकार गिरी है, कांग्रेस की सरकार मार्च में जो गिरी, उसके बाद से कमलनाथ जी ने एक ही लय और टोन पकड़कर बात की है कि हम लौटेंगे और हम लौट रहे हैं। और इसकी कोशिश यही रही उनकी कि कम से कम वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आशान्वित रखें, उनकी उम्मीदों को जगा कर रखें, उनकी उम्मीदों को मुरझाने ना दें। और वो उम्मीदें अगर मुरझा जाएंगी तो फिर ये उपचुनाव भी लड़ना मुश्किल होगा और आगे 2023 की जंग भी और मुश्किल होगी। बीजेपी कॉन्फिडेंस में है और होना ही चाहिए, क्योंकि उपचुनाव रूलिंग पार्टी की तरफ जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर चंबल के पिछली बार के 2018 में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के नायक हैं, वो अब बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी का हमेशा उसका साथ निभाने वाला विश्वसनीय संगठन भी उसके साथ है। लेकिन इसमें जनता क्या सोच रही है, जनता का क्या मन है, इसको लेकर तब तक चाहे कोई भी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, वो इंतज़ार करती है कि आखिर जनता क्या सोच रही है। तो निश्चित तौर पर जनता जो सोच रही है वो भी हमारे सामने होगा। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों के नायक अपने अपने दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक खेल भी होता है जिसमें कोई पीछे हटना नहीं चाहता है, और स्ट्रैटेजी भी ठीक है। आज इसी पर हम बात करेंगे
कि ये स्ट्रैटेजी कितनी दमदार है और कितनी दमदार साबित होगी। मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं सुशील जी। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, छिंदवाड़ा से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद जाफर, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सुशील जी, दावे हैं और दावों का एक ही उद्देश्य है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उमंग और एक तरंग का संचार निरंतर करते रहना। एक अच्छा सेना नायक अपनी टीम को हमेशा उम्मीद से भर कर रखता है। उम्मीद से परे अगर मैं देखने की कोशिश करूं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, तो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पर आप क्या देखते हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए शरद जी, पहली बात तो है कि ये जो दावे किए जाते थे, पहले दावों में सच्चाई हुआ करती थी, ईमानदारी हुआ करती थी। अब चूंकि आपने उमा जी की अभी बाइट दिखा, उन्होंने कहा कि ये तो सबको कहना पड़ता है। ये उन्होंने बहुत साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव के समय कहना पड़ता है। और ये बीजेपी कांग्रेस, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो दोनों ही पक्षों से इस तरीके के दावे बार बार किए गए हैं, जो दावे कभी खरे नहीं उतरे। आप पहले बीजेपी की बात कर लीजिए, 2018 का चुनाव के पहले क्या था, अब की बार 200 पार। कहाँ पे जाके रुके, 109 पे। इतना कॉन्फिडेंस है आप में, इतना आत्मविश्वास है, आपकी इतनी अच्छी तैयारी है, आपका जो है सर्वे भी आप अपने कराते, उसके बाद अगर आप बोलते अब की बार 200 पार और नतीजा 100 के पास आके टिक जाता है, तो ये दावों की सच्चाई की पोल खुलती है। आप इस सरकार की भी ले लीजिए, कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी जब उठा पटक चल रही थी तब के न सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हम बहुमत के साथ हैं। क्या हुआ उस दावे का? मतलब ये वे उस तरीके के दावे हैं कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है इन्हें नहीं मालूम होता है। और अब इस बात को कार्यकर्ता और जनता भी समझने लगी है कि आपके इस दावे में बड़बोलापन है या आत्मविश्वास है। चलिए, जाफर साहब की एक टिप्पणी बनती है इस पर। जाफर साहब, आप किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? आत्मविश्वास से परे भी देखें और हकीकत की ज़मीन पर खड़े होकर देखें और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के नज़रिए से भी देखें। दोनों ही पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं सुशील जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। और उन्होंने उमा भारती जी का जो कोट किया कि कई बार चुनाव में या चुनाव के समय इस प्रकार की बात करनी पड़ती है, इसका मतलब ये कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कोट करके नहीं बोला। एक बात। दूसरी बात ये कि हम इसके पहले भी आप इस ऐसे ही विषयों से मिलते जुलते विषयों पे हमने चर्चा की है, आगे भी हम इसी मिलते जुलते कई विषयों पे चर्चा करेंगे। देखिए, इसका सटीक जवाब ये है कि जो 2018 में जो चुनाव हुआ था, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल के खिलाफ गया था। वो शिवाजी जी के नेतृत्व के खिलाफ गया था। उसकी के कारण तो कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें मिली थी और 7 जो सीटें, जिसमें से लगभग 6 सीटें ऐसी थी जो पूरी तरीके से कांग्रेस समर्पित लोगों को विजय हुए थे। मतलब 120 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। इसका मतलब ये कि वो जो परिणाम आए थे, वो परिणाम जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए दिया था। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में ये स्पष्ट है कि जनता ने अभी बेदखल नहीं किया, जनता ने कांग्रेस को घर नहीं बिठाला। ये तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक चुने गए थे, वो लालच में, मंत्री पद के लालच में, अगर हाँ फिर आशीष भाई कहेंगे कि भाई वो तो आप उनको संभाल नहीं पाए, तो अब हम संभाल नहीं पाए, अगर आप मंत्री पद उनको नहीं देते तो हो सकता है कि वो समझ जाते। लेकिन जब आप बिना विधायक के उनको मंत्री पद दे रहे हो, अब इस्तीफा का आपने उनको क्या और आगे दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये चुनाव में वो जो परिणाम 2018 के आए थे, वो जनता ने दिए थे। और ये जो परिणाम लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, ये पूरी तरीके से जनता के खिलाफ की है। जाफर साहब, लेकिन अब मसला वही है कि बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले, जो था वो हो चुका और उस पर बहुत कुछ कहा भी जा चुका और वो घट भी चुका है। और अब ये मौका है, जवाब दूंगा ना आपको जी, कि अब जो चीज़ें हैं, अगर आपने कुछ गंवाया है तो उसको पूरी ताकत से हासिल करने के लिए आपको फिर परिश्रम में जुटना होगा। बहरहाल, आशीष जी क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे इस पर?
मैं उनकी टिप्पणी लेकर फिर इस चर्चा को कुछ और बुनियादी सवालों के साथ आगे बढ़ाऊंगा। आशीष जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए आदरणीय शरद जी, सबसे पहले तो आपने बड़ा एक शानदार ओपनिंग रिमार्क दिया और आपके एनालिसिस से मैं हर तरह से सहमत हूं कि एक सेनापति अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए हमेशा एक सकारात्मक माहौल बना के रखता है, परंतु दावा और वादा तार्किक होने चाहिए। यानी कि जैसे सुशील जी ने कहा कि हमने पिछली बार 200 पार का एक नारा दिया, अगर हम कहते कि हम 230 पे विजय हासिल करेंगे कि अब की बार 230 पार, तो ये तार्किक नहीं होता। तो कांग्रेस अभी जो दावा कर रही है कि वो पूरी 28 में से 28, दुर्भाग्य से 27 से 28 हो गए हैं, 28 से 28 जीत के अपनी सरकार बनाएगी, ये किसी भी तर्क से असंभव है। यानी कि कांग्रेस की सरकार बनना असंभव है, एक बात। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि चुनाव किस आधार पर जीता जाएगा। कांग्रेस जैसे मैं जाफर भाई का बड़ा एक सम्मान करता हूं, बड़े अच्छे और जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, वो अपनी ऐसा मत बोलिए आशीष जी, बड़ी चिंता होने लगती है जहां आप किसी की बीजेपी तारीफ करती है, बड़ी चिंता होने लगती है जी, क्योंकि आपके दिल में बड़ी जगह है जी। सही में सम्मान के हकदार हैं और विपक्षी दल के प्रवक्ता जी जी जी, जी बिल्कुल। तो देखिए विषय सिर्फ इतना है कि कांग्रेस जिन गड़े मुर्दों को उखाड़ के उनकी स्वयं को टूटन को बिकाऊ और टिकाऊ से जो जोड़ना चाहती है, क्या वो जनता के विषय में या जनता के गले में उतरेगा? मैं दोबारा कहता हूं कि कांग्रेस का यह विषय राफेल जैसा क्रैश होगा। 15 माह चली कमलनाथ सरकार के अचीवमेंट कुछ भी नहीं रहे, बल्कि जिन प्रमुख विषयों पे वो आई थी उस वादे को पूरा करने में वो फेल हो गई। और 5 माह से जिस तरीके से शिवराज जी ने दिन रात काम करके ये दिखा दिया है कि हम जो चुनाव लड़ने जाएंगे वो विकास पे जाएंगे, क्योंकि अभी जो हम घोषणा कर रहे हैं अगले चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो ये सब सोचते समझते जो घोषणाएं हो रही हैं और सरकार को रुकना जो प्रोबेबल है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी विकासवाद की राजनीति कर रही है, अपनी लकीर लंबा खींचने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस किसी एक चमत्कार के इंतजार में है जो होते नहीं है। जाफर साहब, मैं एक छोटी टिप्पणी लेकर सुशील जी की तरफ आऊँगा। उपलब्धियों का मसला ज़रूर रहेगा इस चुनाव में, और 15 साल बनाम 5 महीने भी होगा, 15 साल बीजेपी के भी होगा, और करीब करीब ये जो 2019 से लेकर अब तक का केंद्र सरकार का ये टर्म और इसके पहले का टर्म, इस पर भी बीजेपी बात करेगी। हमने ये देखा कि कांग्रेस की सरकार कई जगह, आप उसको और बेहतर समझते हैं क्योंकि आपने ये भी देखा है कि आपकी पार्टी कई जगह अटकी थी, शायद 15 साल के बाद का ये वक्फा था। कई बार आपकी कोशिशें भी रहीं, खासतौर से कर्मचारियों को लेकर, और सरकार में ये होता है, आप जैसा सोचते हैं कई बार ब्यूरोक्रेसी वैसा नहीं सोचती, कई बार फेलो मिनिस्टर्स ऐसा नहीं सोचते, और कई बार खुद चीफ मिनिस्टर्स नहीं सोचते। आप क्या ऐसी उपलब्धियां मानते हैं? किसान कर्ज माफी की बात आप बार बार कहते हैं, सहमत हुआ जा सकता है, उसके अलावा क्या है आपके पास जनता को ये बताने के लिए कि हम एक डिफरेंट गवर्नमेंट थे? जी, मैं 2 मिनट लूंगा इसमें आपके, और बहुत अच्छी बात आपने कही। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिन सवालों का जवाब मैं आज नहीं देना चाहता था, लेकिन आपने इन सवालों को कर लिया तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसको छूते हुए निकल जाऊं। देखिए 2018 का जब परिणाम आया, मुझे अच्छे से याद है कि जब शाम को 6 या 7 बजे मैं आपके साथ डिबेट पे बैठा था और तस्वीर ये सामने आ चुकी थी कि कांग्रेस ने बीजेपी पे बढ़त ले लिया। मैंने उस दिन बड़ी जवाबदारी से 2018 में 11 दिसंबर को यह बात कही थी कि लोकप्रियता के मामले में शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी से बहुत आगे हैं। आपने मुझे अप्रिशिएट भी किया था ये बात को, और मैंने तथ्यों के आधार पर यह बात कही थी कि शिवराज सिंह जी की जो लोकप्रियता है, क्यों हुई थी लोकप्रियता शिवराज सिंह जी चौहान की? शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता हुई थी उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं को लेकर, और जब योजनाएं पहुंची और उसका क्रियान्वयन में जब जनता को लाभ नहीं मिला, सिर्फ नाम की योजनाएं रही, चाहे वो लाडली लक्ष्मी की योजना की हम बात करें, चाहे हम अन्य योजना की हम बात करें, लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद कमलनाथ जी ने जो 15 महीने का कार्यकाल, जैसा कि आपने किसान कर्ज माफी की बात की, या आशीष जी अन्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे या इसके पहले करते हैं, देखिए 15 महीने में आप अगर पूरे मध्य प्रदेश में एक चीज देखेंगे कि जो किसान कर्ज माफी हुई
या जो आपका बिजली का बिल 100 रुपए किया गया, जो कि संबल योजना में 58 लाख लोग 200 रुपए देते थे, और कमलनाथ जी की जो इंदिरा गांधी जो बिजली योजना रही, उसमें 1 करोड़ 8 लाख लोग 100 रुपए देते हैं। तो ये जो अंतर आया 50 लाख का, जो पेंशन हमारे बुजुर्गों को 300 रुपए शिवराज जी की सरकार में मिलती थी, वो कमलनाथ जी की सरकार में 600 हुआ। ऐसे 48 लाख हितग्राही मध्य प्रदेश में हैं, ऐसा और अन्य योजनाएं। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि जो 11 दिसंबर का जो लोकप्रियता की मैंने बात की थी, आज मैं बड़ी जवाबदारी से आप कहना चाहता हूं कि ये 15 महीने के कार्यकाल में 15 महीने के शिवराज के सामने लोकप्रियता में बराबरी पे खड़े कमलनाथ जी। मैं आगे पीछे भी नहीं कहना चाहता, आगे और अध्ययन करने के बाद आपसे इस विषय में बात करूंगा। तो वो जो लोकप्रियता इस 15 महीने की है, और जो लोकप्रियता कमलनाथ जी ने काम की दम पे ली है, उसका जरूर रिजल्ट जनता देगी। दावे हैं और बिल्कुल उनका अपना स्थान है। सुशील जी, मैं सवाल के साथ आपकी तरफ आऊंगा, फिर आशीष जी की तरफ चलूंगा कि कमलनाथ जी को ये क्रिटिक्स मानते हैं कि जैसा सपोर्ट उनकी सरकार में बाकियों से मिलना था, उनके फेलो मिनिस्टर्स से मिलना था, उनके रणनीतिकारों से मिलना था, और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो हमेशा ही कहा जाता है, बीजेपी में भी इसकी बात होती है कि एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता एक माहिर ब्यूरोक्रेसी से हमेशा होती है। कमलनाथ जी को वो चीज़ें नहीं मिल पाई, ऐसा माना जाता है। कमलनाथ जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इज इंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू शिवराज सिंह चौहान जी। उनसे तुलना करें तो बहुत भिन्न है, और दोनों अलग अलग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के लीडर हैं। इसलिए यहाँ तुलना करना मुझे लगता है कि एक अलग दृष्टि से देखना होगा। एक जितना जनता के बीच में जाते हैं, दूसरे मंत्रालय में बैठकर काम करने पर विश्वास करते हैं। लेकिन 15 साल में 13 साल शिवराज जी के पिछले और अभी 5 महीने, शिवराज जी के साथ एक माहिर उनके साथियों की टीम, एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी की टीम भी उनके साथ बराबर रही, और उतना ही संगठन का सपोर्ट भी उनके साथ रहा। ये सारी चीज़ें उनके साथ प्लस होती हैं। आप किस तरह देखते हैं जो बातें जाफर साहब ने कही हैं? आप उनसे कितने इत्तेफाक और कितनी नाइत्तेफाकी रखते हैं? देखिए, अगर आप देखें तो 15 साल हमने एक ऐसी गवर्नमेंट देखी थी जिसका मुख्यमंत्री गांव-गांव, शहर-शहर घूमता था। सरकार को तो फ़ायदा होता ही था, इसके अलावा उनकी खुद की छवि बहुत ज़्यादा निखरती थी और लोगों में बहुत लोकप्रियता के चरम पे एक समय में पहुंच गए थे। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि 2018 के चुनाव में इस तरीके के परिणाम आएंगे, क्योंकि मई में ही कमलनाथ जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी, और बहुत कम समय में जो भी वजह रही हो, चाहे जनता का फीडबैक सरकार के पक्ष में ना रहा हो, या कांग्रेस की तैयारी बेहतर रही हो, संगठनात्मक जो भी रीज़न रहा हो, उसके बाद सरकार बनी। देखिए, कमलनाथ जी सेंट्रलाइज वर्किंग वाले नहीं थे, वो डिसेंट्रलाइज करते थे चीज़ों को। उनका कहना था कि मैं मंत्रालय में बैठूंगा, सारे काम हो गए, डिलीवरी सिस्टम ठीक होना चाहिए। शिवराज जी का यह है कि वो सेंट्रलाइज करते हैं, सभी जगह उनको जाना है, उनके साथ मंत्री रहेंगे, लेकिन चेहरा वही बने रहेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है, और इसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कमलनाथ ने उस नुकसान को भोगा है, चूँकि 15 साल में जो जनता का जो है मनोभाव बन चुका था, उसमें उनको मुख्यमंत्री को फसल के नुकसान के समय भी मौजूदगी चाहिए। जनता को अगर शहर में घूमने निकलना है तो आपको मुख्यमंत्री को वहाँ भी होना चाहिए। जनता के बीच में जाने वाली जो बात थी, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है जनता इस बात को न समझ पाई हो। लेकिन कुछ निर्णय मैं अभी भी मानता हूँ कि कमलनाथ सरकार के अच्छे थे, और वो शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुकाबले में अच्छे थे। बिजली योजना को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। देखिए, आप जब बिजली का क्राइसिस है, सब कुछ है, तो अगर आप ये संबल में जहां आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर फॉर्म भरिए, फिर आपका, तो ये एक दलाली प्रथा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है कि आरोप लगने लगते हैं कि साहब संबल योजना में फॉर्म भरा लिए, और वो संबल की योजना से बाहर के पात्र नहीं थे। बिजली वाली योजना मैंने बहुत सीधा किया था कि जिसका मीटर 100 यूनिट से या 150 यूनिट से कम का होगा वो पात्र होगा। तो इसके 2 बड़े फायदे थे। एक तो आप देखिए कि बिजली की खपत कम होने लगी थी। दूसरा ये है कि जो बिजली को मान लो 155 यूनिट अगर मेरी बिजली जा रही थी और मैं 150 तक लिया, तो मैं भी उसका पात्र हो रहा था। हमने देखा था कुछ पत्रकारों को भी इसका लाभ हुआ था। तो ये कुछ योजना में ऐसे परिवर्तन किए थे जो वास्तव में बहुत अच्छे थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि ये बात नहीं समझ पाए कि ग्वालियर चंबल से जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आया है, अगर आप उसी नेता को वेटेज नहीं देंगे तो आपके परिणाम, आप सरकार कैसे चलाएंगे। कमलनाथ से चूक यही हुई
कमलनाथ से चूक यही हुई कि वो ये नहीं समझ पाए। उन्होंने बोल तो दिया कि सड़क पे उतर जाओ, पर उन्होंने जिस तरीके से बोला था वो किसी भी नेता को धक्का लगने वाला है। और एक बड़ा मौजूद शेर है जो अक्सर मेरे जहन में कौंधता है, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। कई बार ये मौके आते हैं ज़िंदगी में कि जब आप मंजिल मकसूद के उसको न सिर्फ हासिल कर पाते हैं बल्कि एक मुस्तकबिल मंजिल के नज़रिए से भी आप आगे भविष्य को देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक गलत कदम उठता है और ये गलत कदम कांग्रेस से शायद उठा। गलत है सही है ये अंदर खाने की बातें हैं। बहरहाल आशीष जी काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आशीष जी, आपने सुनी एक स्वतंत्र प्रेक्षक के नाते सुशील जी की भी बात और इसके पहले आपके मित्र की भी लंबी तकरीर आपने सुनी उपलब्धियों को लेकर तथाकथित कांग्रेस सरकार की। आप दोनों युवा हैं और कई बार आप लोग सच के बहुत नज़दीक रहकर अपनी सीमाओं के बावजूद बात करते हैं, जो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वही थके हुए मुद्दे, थके हुए आरोप, और हम भी ये चाहते हैं कि सियासत का वो चमकता चेहरा नुमाया हो, मध्य प्रदेश हो या देश हो, कि जब हम व्यक्तियों पर बात ना करें, उनकी कमज़ोरियों पर बात ना करें, हम योजनाओं पर बात करें कि ये बिजली की अच्छी, कि संबल अच्छी, कि हमारा किसान कर्ज माफ़ी ठीक, कि किसानों को लेकर बीमा हमारा बेहतर। इस नज़रिए से भी कुछ आपकी राय चाहूँगा मैं। जी आशीष जी। देखिए, चूंकि आपने एक शेर सुनाया तो मुझे एक और शेर याद आ गया कि वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, ख्वाब पूरा जो ना हो वो ना दिखाना मुझको। तो कमोबेश 15 माह की कमलनाथ सरकार इसी बोझ के तले दबी रही, क्योंकि जो उन्होंने वादे दिखाए, जो सब्ज बाग दिखाए, वो जनता तक पूरे होने ही नहीं थे। प्रबंधन की भाषा में हम इसको अंडर डिलीवरी कहते हैं, हम इसको एक्सपेक्टेशन मिसमैच कहते हैं। यानी कि आप जिन वादों के साथ आए, जिनमें प्रमुखता से 10 दिन में कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता, अभी मैं सारे वादों को और इन 2 वादों को अलग कर देता हूं, इनके ना पूरे होने का इतना बड़ा वेटेज था कि कमलनाथ कुछ भी कर लेते वो सही नहीं दिखता। एक बात। दूसरा एक्सपेक्टेशन मिसमैच, कमलनाथ जी अपनी टीम में नहीं बिठा पाए। यानी कि सिंधिया जी जो उम्मीद करते थे, सिंधिया जी के साथी जो उम्मीद करते थे, वो उनको पूरा नहीं कर पाए। मान सम्मान में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से ट्रांसफर, पोस्टिंग, लाइसेंस बनवाना, खदान, इसमें जो लग गए, उससे जनता में जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा और भ्रष्टाचार की एक जो इमेज कमलनाथ सरकार की मिली, मैं दावे से कहता हूं कि इन उपचुनावों में सर्टिफिकेट के सहित जाफर भाई के पास आ जाएगी कि जो ये बात सोच रहे हैं वो गलत है। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय आया, योजना क्रियान्वयन। जाफर भाई कहते हैं योजना क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो मैं एक पूछना चाहूंगा कि 15 साल चली एक सरकार मत प्रतिशत में आपसे ज्यादा रहती है, आप सत्ता से बाहर थे, मात्र कुछ सीटों से पीछे रह जाती है और आपको बहुमत नहीं मिलता। अगर ये योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता तो निश्चित ही पांव वाले भैया से जो एक फेमस थे शिवराज जी, उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं रह जाती। आज अंतर यह है कि हमारे शिवराज जी को पांव वाले भैया के नाम से जाना जाता है और आपके कमलनाथ जी को एसी रूम वाले पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। यही एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। जी जाफर साहब, कंक्लूड करते हुए कोई रिमार्क आपका? जी देखिए, मैंने बड़ी साफ गोई से बात, और मैंने अपना एक नेचर पहले भी बनाया था, 2018 के समय भी, सरकार के समय भी, और आज भी, और मैं आगे भी, मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूं और कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे को दूर रखने की कोशिश करता हूं। देखिए आशीष जी, जहां तक कमलनाथ जी की और शिवराज सिंह जी चौहान की योजनाओं की बात है, तो जैसा कि सुशील जी कह रहे थे कि कई योजनाएं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने ऐसी लेकर आई थी जिसकी तुलना हम शिवराज जी की योजनाओं से बिल्कुल नहीं कर सकते। आप जिस किसान कर्ज माफी की बात कर रहे थे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ ऑन रिकॉर्ड कमलनाथ जी ने किया, उसमें से 12 लाख किसान, मैंने बार 2018 में बात कही थी कि मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक किसान डिफॉल्टर हैं। मैंने बंसल चैनल पे कई बार शरद जी के सामने भी ये बात कही, जब रजनीश जी और रितेश जी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि 12 लाख ऐसे डिफॉल्टर किसानों को कमलनाथ जी ने कर्ज माफ करके कर्ज लेने वाला बना दिया, जो कि भाजपा के शासनकाल में नहीं थे, जैसा कि इन्होंने बिजली के बारे में भी बताया। तो कुल मिलाकर ये कि अगर शिवराज सिंह जी की योजनाएं, सरकार की योजनाएं बहुत बेहतर होती
तो 200 पार का जो आपने नारा दिया था, आप उसके करीब 70, 80, 150, 140 तक जरूर पहुंचते। आप सीधे अगर 107 पे 109 पे आ गए, इसका मतलब ये कि जो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप आशीष जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी, बहुत कुछ 30 सेकंड में जी, वो संभव नहीं हो पाया। और जहां तक अंत में एक छोटा सा मैं बता दूं, जो आप वोट प्रतिशत की बार-बार बात करते हो, तो कांग्रेस पार्टी 229 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 29 सीट पे आपसे मत प्रतिशत में भी आगे है। आप कंप्लीट कीजिए, मैं फटाफट जी बोलिए आशीष जी, बोलिए जी जी। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं, अंडर डिलीवरी। आपने किसानों से कहा कि हम 10 दिन में 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे और 15 माह तक आपने नीचे से लेके एक लिस्ट जारी कर दी, और वो भी आर्थिक रूप से नहीं। किसान कर्ज माफी कांग्रेस के सर्टिफिकेटों से नहीं होगी, बल्कि बैंक में पैसा जमा करने से होगी। आप एक बेरोजगार भत्ता दिखा दें जिसको आपने दिया, तो सच्चाई ये है कि आप अपने वादों के तले दब गए, और वादों के तले दबने के बाद आप आज इस बात को स्वीकार रहे हैं क्योंकि आपने जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। चलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आशीष जी। देखिए सुनिए ना, आपको इसका प्रमाण चाहिए तो उपचुनावों में मिल जाएगा। जी ये बड़ा मसला है, लेकिन ये सवाल बड़ा मौजूद है कि क्या राजनीतिक दलों के वायदे इतने बड़े हो गए हैं कि वो कुतुब मीनार हो गए हैं, वो कोई ऐसी बहुमंजिला इमारत हो गए हैं जिसके बोझ तले ही उनकी उम्मीदें दब जाती हैं। अगर ऐसा है तो इन वायदों को सच्चाई के आईने में और तराशना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, और इनको सच्चाई के और नज़दीक पहुंचकर जनता तक ले जाना होगा, क्योंकि ये वायदे जो हैं ये बहुत भरमाते हैं, और ये वायदे जब टूटते हैं तो मतदाता का दिल टूटता है, और मतदाता का दिल टूटता है तो सरकार बनाने का या सरकार में आने का सपना भी टूटता है। तो राजनीतिक दलों को ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि एक बार आप वायदा कर सकते हैं, 2 बार वायदा कर सकते हैं, लेकिन काठ की हांडी को बार बार आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसका तो ख्याल रखना ही होगा। तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।